आज हम सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा एडजॉर्प्शन, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना। इस टाइप की कई चीजें पढ़ाई जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरी वाला। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सरफेस केमिस्ट्री। देखो, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें कोई सरफेस है, इसका नेचर कैसा है ना, इस पे डिपेंड करता है, या जो फिनोमेनन इस सरफेस के ऊपर होता है, अंदर नहीं, केवल सरफेस के ऊपर होता है फिनोमेनन, उसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री, है ना। तो जो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करे, या जो फिनोमेनन कहां पर हो, सॉलिड सरफेस के ऊपर जो फिनोमेनन होता है, उसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अब इसमें चीज आती है कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। बहुत ही कीमती चीज है, देखिएगा एडजॉर्प्शन, है ना। हमें समझना है एडजॉर्प्शन क्या है, दूसरा समझना है एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्बेंट, तीसरा समझना है एडजॉर्बेट क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है, ये समझ लो, बड़ी सिंपल भाषा में बता रहा हूं। ये तुम्हारे पास, ये मान लो एक मधुमक्खी का छत्ता है, जिसके ऊपर मधुमक्खी या हनी बीज बैठती हैं। तो यहां से उठकर आई हनी बीज, गैस के मॉलिक्यूल्स, ये गैस के मॉलिक्यूल हनी बी हैं। ये क्या करा इन्होंने, सॉलिड सरफेस जो मधुमक्खी का छत्ता था उसके ऊपर आके बैठ गई। तो ये जो आ रही है मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल आ रहा है, इसको कहते हैं एडजॉर्बेट। और ये किसके ऊपर बैठ गई है, सॉलिड सरफेस, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ऐसे समझो तो बड़ी जल्दी समझ में आएगा। तो सॉलिड सरफेस जो मधुमक्खी का छत्ता है वो एडजॉर्बेंट है। जो बाहर से गैस मॉलिक्यूल आ रहा है और सरफेस पर लेयर बना रहा है ऊपर, वो कहलाता है एडजॉर्बेट। और इन दोनों का मिल जाना कहलाता है एडजॉर्प्शन, है ना। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, कोई पूछ ले तो आप कहेंगे एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट इक्वल टू कहलाता है एडजॉर्प्शन। अब आता है एडजॉर्बेंट क्या है, तो आप कहेंगे सॉलिड सरफेस एट विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस। तो जिस सॉलिड सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होता है, गैस मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं, वो कहलाती है सरफेस एडजॉर्बेंट। और गैस मॉलिक्यूल जो इसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहे हैं सॉलिड सरफेस के ऊपर, वो क्या कहलाता है, एडजॉर्बेट। तो कोई पूछे एडजॉर्बेट क्या है, तो आप कहेंगे गैस मॉलिक्यूल, या केवल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, है ना, एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड सरफेस। तो जो सॉलिड सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल, उसको कहते हैं एडजॉर्बेट, इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। तो समझ में आ गई बात, कुछ नहीं करना है आपको। 3 बात ध्यान रखनी है, मधुमक्खी का छत्ता सॉलिड सरफेस, उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं। बाहर से मधुमक्खी आई, हनी बीज आई और इसकी सरफेस पर इकट्ठी हो गई। अब आप बताओ, अगर ये इसमें ऐड होगा तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा कि नहीं होगा, हीट, जब दो चीज जुड़ती हैं तो हीट इवॉल्व होती है। तो ध्यान रख लें, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, जब एडजॉर्प्शन होता है तो क्या होता है, डिक्रीज कर जाती है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी मतलब ये सरफेस पर लेयर बना रहा है, उसके दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं सरफेस एनर्जी।
तो क्लियर हो गया एड्सॉर्प्शन क्या है, एड्सॉर्बेंट क्या है और एड्सॉर्बेट क्या है। क्लियर है, चलिए लिख लो। लिखिए, छोटे छोटे टर्म है जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है, ढंग से समझते रहेंगे। इसके बाद आता है डिसॉर्प्शन क्या होता है। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि सॉलिड सरफेस पर गैस मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एड्सॉर्ब्ड हो रहे हैं, इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। और अगर ये उल्टा हो जाए, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन। तो लिखो द प्रोसेस इन विच adsorbed substance, एड्सॉर्ब सब्सटेंस का मतलब क्या है, जो बाहर से इसके ऊपर सॉलिड सरफेस पर इकट्ठे हुए थे, जिनको आप क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेट, है ना। रिमूव फ्रॉम सॉलिड सरफेस, जिसको आप कहते हैं एड्सॉर्बेंट। तो इन दोनों का अलग अलग हो जाना, रिमूवल, है ना, ये कहलाता है क्या, इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। अब आप बताइए, अगर ये सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल आकर बैठ गए, मान लो मधुमक्खी बैठ गई और आपने इसको हीट दे दी, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। हीट देने से मधुमक्खी छत्ते से क्या होती, उड़ जाती। इसका मतलब जो डिसॉर्प्शन है, मतलब दोनों अलग हो रहे हैं, कब, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो दोनों डायरेक्टली हो गए। अगर मैं बाहर से प्रेशर डेवलप करूं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, लेकिन अगर प्रेशर कम कर दूं तो दोनों अलग हो जाएंगे। इसका मतलब प्रेशर जो है वो इन्वर्सली हो गया, प्रेशर कम करते जाओ, मक्खी उड़ती रहेंगी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अगला पॉइंट है ऑक्लूजन। ये डेफिनेशन आती छोटी छोटी। ऑक्लूजन का क्या मतलब होता है, ये मेटल सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस मेटल की होनी चाहिए, और इसके पास जो है गैस एड्सॉर्ब हो रही है इसके ऊपर। जैसे मान लो ये प्लेटिनम मेटल है, इस पर हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो रही है, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्लूजन। समझ में आ रहा है। तो ऑक्लूजन का मतलब क्या है, कोई पूछे तो आप कहेंगे जो इसमें एड्सॉर्बेट है, ये गैस मॉलिक्यूल होना चाहिए, कोई गैस होनी चाहिए, और जिसके ऊपर इकट्ठा हो रहा है ये, जिसको आप कहते हैं एड्सॉर्बेंट, ये होना चाहिए मेटल का। तो मेटल के ऊपर गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्लूजन। समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फिजियोजॉर्प्शन और केमीजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, या फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोल लो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, फिजिकल बॉन्ड जो होता है वो कमजोर होता है, केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा आप, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड
एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट इज वीक। वांडर वाल फोर्स, ये दोनों जो सॉलिड सरफेस के ऊपर मक्खी आके बैठ गई, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कमजोर होगा, वीक वांडर वाल फोर्स, और इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड काम करेगा, केमिकल बॉन्ड दोनों के बीच में। अब आप ये बताइए, ये वीक है तो इन दोनों को अलग अलग करने में एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी, है ना। तो आप इसको क्या बोलते हैं, इसके बीच में कमजोर बॉन्ड है, तो जो एनर्जी लगेगी इनमें, एड्जॉर्प्शन एनर्जी, वो भी क्या होगी, कम होगी। आ रहा है समझ में? लिखो, तो इनकी लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है। कितना होता है, 20 से लेके 40 तक किलो जूल पर मोल, ठीक है। और इनका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड लग रहा है तो इनको अलग अलग करने में या एक दूसरे को जुड़ने में एनर्जी क्या ज्यादा निकलेगी, तो इनकी होती है हाई एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। कितनी, 82 to 40 किलो जूल पर मोल। तीसरा ये, जब ये वीक बॉन्ड है तो इनको आसानी से जोड़ा जा सकता है और अलग भी किया जा सकता है, तो इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक बार अगर दोनों जुड़ गए, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, तो बड़ी इनको अलग करने में हालत खराब हो जाएगी, तो ये इरिवर्सिबल होते हैं। आ रहा है समझ में? चौथा, इनका नेचर स्पेसिफिक नहीं होता, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, और ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक नेचर होता है। क्लियर हो गया? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होगा ध्यान रखो वो स्पेसिफिक होता है। तो ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन, इसको फिजियोजॉर्प्शन भी कहते हैं। ये है केमिकल एड्जॉर्प्शन, इसको केमीजॉर्प्शन कहते हैं। तो इनमें ये डिफरेंस है, फिजिकल बॉन्ड वीक होता है, तो इन दोनों में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में वीक वान डर वाल फोर्स है, इसलिए इसमें हीट कम चाहिए, यह एनर्जी कम रिलीज होगी। केमिकल बॉन्ड मजबूत होता है तो इसमें एनर्जी ज्यादा निकलेगी, 82 to 40। ये जुड़ भी सकता है, वीक बॉन्ड है तो अलग भी हो सकता है, मतलब रिवर्सेबल है। ये जुड़ गया एक बार तो अलग नहीं होगा, ये रिवर्सेबल है। ये नॉन स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, क्योंकि जो स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो स्पेसिफिक होता है। क्लियर हो गए? तो ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आता है, लिख लीजिएगा। हो रहा है क्लियर? लिखिए। इसके बाद आता है कि एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। आपने कहा ये सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल आए और सरफेस पर इकट्ठे हो गए। तो सरफेस पर इकट्ठे हो जाएं, इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। तो आप ये बताइए, जब ये दोनों जुड़ेंगे, ये सरफेस पर आके इकट्ठे होंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, है ना, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। लिखिएगा।
द अमाउंट ऑफ heat evolve when 1 mole of adsorbate 1 mole of adsorbate is adsorbed। किस पर एडजॉर्ब हो रहा है? ऑन द सॉलिड सरफेस। तो 1 मोल एडजॉर्बेट, जो बाहर से गैस आ रही है वो 1 मोल होनी चाहिए, वो क्या हो रही है? सॉलिड सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रही है, इकट्ठी हो रही है। इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है वो कहलाता है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब मैंने बताया था, मान लो ये ए है, सॉलिड सरफेस बी है, तो जब भी दो चीज ऐड होती हैं तो हीट हमेशा क्या होती है? रिलीज। मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो ध्यान रखिए ये एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल एच नेगेटिव होगा। दूसरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका मतलब डेल जी इसका नेगेटिव होगा, फ्री एनर्जी चेंज स्पॉन्टेनियस है। तीसरा डेल एस जो है वो इसका नेगेटिव होता है। क्यों? आप बताइए। अगर ये इसके पास आ रहा है और दोनों जुड़ रहे हैं, अगर जुड़ेंगे तो रेंडमनेस कम हो जाएगी, और डेल एस आप जानते हैं होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो एंट्रोपी फाइनल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रेंडमनेस कम हो जाएगी। तो इसका मतलब डेल एस इसका नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जो रेंडमनेस है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये तीनों चीज नेगेटिव होती हैं, ध्यान रखिए। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी, फ्री एनर्जी चेंज और एंट्रोपी चेंज, ऑल आर नेगेटिव। ये ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि ये एडजॉर्प्शन जो है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस? देखो इसमें ए डी आ रहा है, इसमें ए बी आ रहा है। ए डी का मतलब होता है चीज इसके लेयर पर आकर इकट्ठी हो गई है सरफेस पर, मतलब ये सरफेस फिनोमेनन है। तो इट इज सरफेस फिनोमेनन। और इसमें क्या होता है? इसमें कोई चीज, जैसे ये कोई चीज है, इसके अंदर चीज चले जाती है, मर्ज हो जाती है, तो इट इज बल्क फिनोमेनन। वो सरफेस फिनोमेनन है, ये बल्क फिनोमेनन है। दूसरा, आपसे कहा जाए कि ये देखिए, ये बाहर से गैस मॉलिक्यूल आए तो पहले सारी जगह खाली थी, तो ये क्या होगा? तुरंत गैस के मॉलिक्यूल जगह घेर लेंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर और गैस के मॉलिक्यूल आएंगे तो उनको जगह ही नहीं मिलेगी। मतलब ये प्रोसेस धीरे धीरे कम होता जाएगा, पहले बहुत तेज होगा क्योंकि जगह खाली पड़ी है। तो इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग, रैपिड इन द बिगिनिंग एंड स्लो आफ्टर सम टाइम। थोड़े समय के बाद ये स्लो हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है? ये यूनिफॉर्म रहता है। तो रेट जो होता है कांस्टेंट रहता है, या ऐसे बोल लो यूनिफॉर्म रहता है ना। पूरे प्रोसेस के अंदर धीरे 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 रिएक्शन चलता रहता है। ये शुरू में तेज होगा क्योंकि सरफेस के बाहर जगह खाली है ना, तो गैस के मॉलिक्यूल जगह घेर लेंगे, लेकिन बाद में और जो आएंगे उनको जगह नहीं मिलेगी क्योंकि जगह पहले से ऑक्यूपाइड है।
तो रिएक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये पेपर में कोई पूछे तो आराम से आप डिफरेंस बता सकते हैं उसे। क्लियर हो गया? अब आपको बताते हैं कि पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या होता है और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या होता है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान है। देखिए ये सॉलिड सरफेस है, बाहर से जो गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब सरफेस कम है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हैं। तो कंडीशन ध्यान रखिए कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेट, इज वेरी 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 ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड सरफेस का नाम क्या होता है, एड्सॉर्बेंट। मतलब जगह कम है और बहुत सारी मक्खी आगे बैठ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप सोचिए अगर मैं आपसे कहूं ये सरफेस मतलब पानी है, सॉल्वेंट है, और इसमें सॉल्यूट बहुत सारा मिला दिया आपने। सॉल्यूट मतलब जो बाहर से चीज आ रही, बहुत सारा मिला दिया, तो बताओ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। इसका मतलब एग्जाम्पल समझ लो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसी भी चीज का, या लिख लो ऑफ KCl इन चारकोल। चारकोल में KCl डाल दिया, कंसंट्रेटेड हो गया, तो समझ लेना वो पॉजिटिव है। अगर उल्टा बोल दूं कि सरफेस में जगह ज्यादा है और ऊपर जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनका नंबर कम है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो डाइल्यूट हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड सरफेस मतलब एड्सॉर्बेंट बहुत ज्यादा हो जाए अगर कंसंट्रेशन किससे, गैस मॉलिक्यूल से, एड्सॉर्बेंट, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव। एग्जाम्पल क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। KCl को उठा के डाल दो पानी में, वाटर ज्यादा रखो, KCl कम, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये डाइल्यूट है तो नेगेटिव, और अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया इसके अंदर तो कहलाता है ये। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस है, और ये इसका एक एक एग्जाम्पल है। हो गया क्लियर? चलिए, तो ये आपने लेक्चर 1 पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री का। इसमें आपको एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, है ना, ऑक्लूजन, ये सब चीजें बताई गई हैं। अब एक लास्ट चीज बता रहा हूं, छोटी सी डेफिनेशन, नोट करके आप इसको लिख लीजिएगा। लिख लिया? लिखो, सॉर्प्शन क्या होता है। जब एड्सॉर्प्शन, लिख लो, व्हेन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ये एक नंबर में पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं। अगर एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों एक साथ हो जाएं, देखो इसमें AD आ रहा है, इसमें AB आ रहा है, दोनों में डिफरेंस बताया था अभी। ये सरफेस फिनोमेनन है, ये बल्क फिनोमेनन है। जब ये घटना दोनों एक साथ हो जाएं उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा।
देखिए सरफेस केमिस्ट्री का हम आपको बताने जा रहे हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब है कि ये जो सॉलिड सरफेस है इसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल कितने इकट्ठे हुए, कम इकट्ठे हुए, ज्यादा हुए, ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। तो गैस मॉलिक्यूल जो यहां पर एड्सॉर्ब हो रहे हैं, इसके ऊपर इकट्ठा हो रहे हैं, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। पहला है प्रेशर, बहुत ही कीमती है, सबसे कीमती यही है। सेकंड टेम्परेचर, तीसरा नेचर ऑफ गैस, जो गैस इकट्ठी हो रही है उसका नेचर कैसा है, और चौथा है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये जो आपके पास सॉलिड सरफेस है ये कैसी है। और पांचवा फैक्टर है, लिख लीजिएगा, पांचवा फैक्टर, चार तो ये हो गए है ना, पांचवा ये है कि जो तुम्हारे पास सरफेस, ये सॉलिड सरफेस है, ये कम है या ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है या कम है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो सरफेस एरिया किसका, ऑफ सॉलिड सरफेस, जिसको आप एड्सॉर्बेंट कहते हैं। तो पांच फैक्टर पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो गैस इकट्ठी हो रही है सॉलिड सरफेस पर, ये पांच फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक एक करके आपको समझाएंगे और इस पे क्वेश्चन बनेंगे, लिख लीजिएगा। चलिए, तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, प्रेशर। इसमें क्या है, आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स बाई एम, इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्स बाई एम, और प्रेशर के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल, इसलिए इस ग्राफ का नाम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। इस ग्राफ का नाम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, पूरा ही लिख देता हूं क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। तो जब इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो देखिए ग्राफ कैसा आता है। पहले तो ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, फिर हो जाएगा ये कर्व्ड, और फिर हो जाएगा पैरेलल। ये तीन सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। इसका नाम ओ रख लो, ए बी सी, और यहां लिख लो के पी टी, कुछ भी रख लो, एम रख लो। तो आपने देखा शुरू में ये स्ट्रेट लाइन आ रही, तो तीन सेक्शन में डिवाइड करा है। पहला है एट लो प्रेशर। देखिए शुरू में इस डायरेक्शन में प्रेशर है, जब लो प्रेशर था ओ ए, तो क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो बताइए दो चीजों के बीच में स्ट्रेट लाइन कब आती है, जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इस पर भी वन हो, इस पे भी वन हो, स्ट्रेट लाइन तभी आती। दूसरा एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत बढ़ गया, आगे चले गए आप बी से सी तक आगे चले गए, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो देख रहे हो ये चीज क्या हो गई, पैरेलल। मतलब एक्स बाई एम का पी से कोई लेना देना नहीं है, दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओ, इसकी पावर है 0, एक्स बाई एम क्या रहेगा, कांस्टेंट। दो तो फैक्टर ये हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला हिस्सा है जो आप कर्व्ड देख रहे हो, इसी पे हमें मेहनत करनी है। कैसे, देखिए, तो पहले ये दो लिख लीजिएगा। देखिए तीसरा कहलाता है
इंटरमीडिएट प्रेशर, ये वाला सेक्शन ए बी, इसमें क्या होता है x बाई एम, जिसको आप एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कह रहे हैं, इसका प्रेशर से ये रिलेशन होता है। इसमें जो n है एक नंबर है जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करती है। अब आप क्या करें, इसमें इस प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए, कांस्टेंट लगा दीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो बताइए इसके आगे लॉग लिख लीजिएगा, इसके आगे भी लॉग लिख लीजिएगा। तो बताइए इसको m मान लो, इसको n, तो log m इंटू n क्या हो जाएगा, अगला स्टेप बताइए। log m प्लस पावर आगे आ जाती है, ये आ गई इक्वेशन, लिख लो। लिख लिए, चलो इसको बोलते हैं फ्रियोन डिलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, पूरा लिख देता हूं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए। क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रख लेना। इसको मैं लेते हुए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो पेपर में ये नहीं आया, ग्राफ आ गया log x बाई एम और log p के बीच में। तो बताइए इसकी कंपेयरिंग अगर मैंने y इक्वेशन, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होती, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y एक्सिस पे ये लिखा हुआ है, देखिए x एक्सिस पे log p लिखा है, तो बताओ m की जगह क्या लिखा है, 1 बाई एन। तो m जिसको आप स्लोप कहते हैं, ये दिया हुआ है 1 बाई एन, m की जगह 1 बाई एन है कि नहीं, x की जगह log p, और c कहलाता है log k, y इंटरसेप्ट, इसका मतलब लाइन यूं आ रही है। देखो ये तो हो गया स्लोप, जिसको हम कहते हैं टेन थीटा, या बोलते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है, स्लोप है 1 बाई एन, एन होता है 0 और 1 के बीच में, मतलब पॉजिटिव, तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए मैंने एंगल 90 से कम बनाया है। और यहां से यहां तक का आप जानते हैं क्या कहलाता है, ये होता है log k। ठीक है, फिर समझ लीजिए ये इक्वेशन है, इसकी कंपेयरिंग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से करा दी। y एक्सिस पे क्या लिखा है, ये x एक्सिस पे क्या लिखा है, log p, और स्लोप की जगह लिखा है 1 बाई एन। स्लोप होता है टेन थीटा, उसकी जगह 1 बाई एन लिखा है कंपेयरिंग से, एन होता है पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में, तो टेन थीटा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल 90 से कम होगा। तो पेपर में अगर इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करने को आ जाए तो ये ग्राफ आएगा, और इस पे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, अभी करके दिखाएंगे आपको। इसका कहते हैं, इसको फ्रियोन-डिलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए ये लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम।
पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कौन कौन से फैक्टर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड करती हैं। पहला था प्रेशर, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और दूसरा फैक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस। देखिए, मान लीजिए आपके पास ही एक सॉलिड सरफेस है और इसके ऊपर एड्सॉर्ब कौन हो रहा है? गैसेस हो रही हैं। अब सोचिए, अगर इसमें ये जो तुम्हारे पास गैस है, अगर ये आसानी से लिक्विफाई हो रही है तो बताओ ये ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर लेगी, है ना? तो ध्यान रखिए, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, उनकी लिक्विफाइंग पावर ज्यादा होती है, और लिक्विफाई हो जाएगी इसका मतलब है वो आसानी से एड्सॉर्ब हो जाएगी, उसकी एड्सॉर्बिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। या x/m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिए, जो गैसेस ऐसी होती हैं जो कि टेम्परेरी होती हैं, जैसे CO2 है, क्लोरीन है, अमोनिया है ना, ये क्या होती हैं? ये आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं। इसका मतलब इनका एड्सॉर्बिंग पावर ज्यादा है ना, क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन कुछ परमानेंट गैसेस भी होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, तो ये आसानी से लिक्विफाई नहीं होंगी, तो उनका x/m कम होगा। तो लिख लो यहां पर, पहले तो ये फंडा समझो बड़ा कीमती है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है ना, आपने पढ़ा था गैसेस वाली इक्वेशन में क्रिटिकल टेम्परेचर, ध्यान है 8a/27 RB। ए और बी क्या है? वांडरवाल कांस्टेंट, वांडरवाल कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ TC A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पेपर में अगर ए दे दे वांडरवाल कांस्टेंट, तो जिसका ए ज्यादा है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, वो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा, इसका मतलब उसकी एड्सॉर्बिंग पावर भी ज्यादा है ना? लिख लो। लिख लिया? तो लिख लो, सो दैट कौन सी गैसेस बताइए जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं? जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन सी गैस है, अमोनिया है, CO2 है, इस टाइप की जो गैसेस होती हैं जो आसानी से लिक्विफाई होती हैं, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इनकी x/m भी क्या होगी? मोर होगी। किससे? देन परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैसेस कौन सी होती हैं? जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है, जैसे क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस टाइप की। इसका मतलब x/m जो है वो इनका अमोनिया का, CO2 का, ये ज्यादा होगा। किससे? परमानेंट गैसेस जैसे इनसे। हो गया क्लियर? तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है, बहुत कीमती है। लिख लो इस पॉइंट को। हटा दें। अब तीसरा फैक्टर देखो, टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपको क्या बताया गया है? देखिए, जैसे आपको मालूम है एड्सॉर्प्शन क्या होता है,
जब एडजॉर्बेंट जो सॉलिड सरफेस थी उसमें एडजॉर्बेट मतलब जो गैस मॉलिक्यूल थे, गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस में ऐड हो गए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। इस प्रोसेस में आपको मालूम है हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक, मतलब ये दोनों जुड़ गए हैं, कंडेंसेशन, कंडेंस हो गए। तो अब आप बताओ, अगर मैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल को ले लूं तो बताइए, अगर मैं चाहता हूं एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो बताओ एक्सो का मतलब क्या है? हीट रिलीज हो रही। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता था, ध्यान करना जरा। ये प्रिंसिपल ये कह रहा था जो हो रहा है उसे रिवर्स कर दो, अंडू कर दो। इसका मतलब जो लो टेम्परेचर है वो बताओ, अगर टेम्परेचर हीट निकल रही है, टेम्परेचर ज्यादा है तो लो कर दो, तो किसकी फेवर में चला जाएगा रिएक्शन? एडजॉर्प्शन की। एडजॉर्प्शन ज्यादा होने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल देगा रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है कंडीशन, समझे बात को? तो ये कंडेंसेशन कहलाता है। और उल्टा कर दोगे तो एवेपोरेशन हो जाएगा, है ना? तो ये टेम्परेचर है। चौथा पॉइंट आपको क्या बताया था? नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का मतलब है सॉलिड सरफेस। अगर ये सरफेस मान लो परफोरेटेड है, इसमें छेद हो रहे हैं, तो बताइए इसमें जो बाहर से गैस आ रही है वो बाहर तो इकट्ठा होगी ही, इसके अंदर भी घुस जाएगी, नहीं घुस जाएगी? मतलब इसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है, एड्सॉर्ब होने की क्वांटिटी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? तो इसका जो एड्सॉर्बेंट है, मतलब सॉलिड सरफेस, अगर वो पोरस है या फाइनली डिवाइडेड है, मतलब छोटे छोटे उसमें पार्ट्स हो रहे हैं, तो उसका नेचर एड्सॉर्बेंट का कैसा हो जाएगा? ज्यादा H/m एक्वायर करेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही ये बात? लिख लो, पोरस और फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या होगी? इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। X/m की वैल्यू अगर पोरस है या फाइनली डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड मतलब नंबर ऑफ एक्टिवेटेड सेंटर ज्यादा है, तो आप समझ लेना इसका X/m क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो गैस मास्क बनाए जाते हैं आप देखेंगे वो एक्टिवेटेड चारकोल के बनाए जाते हैं जनरली, है ना? क्योंकि वो पोरस होता है, तो वो गैस को क्या करता है? एड्सॉर्ब कर लेता है बाहरी। अब एक अंतिम पॉइंट और है, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? इस सॉलिड सरफेस का। आप खुद ही सोच लो, अगर आपसे कोई कहे ये सॉलिड सरफेस है और ये है, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा गैस एड्सॉर्ब हो गई, नहीं हो गई सरफेस पे बाहर? तो ये सिंपल है, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसमें गैस ज्यादा एड्सॉर्ब होगी। तो कुल मिला के 5 फैक्टर हमने पढ़े, ठीक है? लिख लीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 फैक्टर आपको टोटल पढ़ाए गए।
कि जिन पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। कौन कौन से? प्रेशर सबसे कीमती, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। दूसरा, नेचर ऑफ द गैस, जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। आप कहेंगे मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन आसानी से लिक्विफाई हो रहा है? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। आप कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर मुझे कैसे मालूम है? पेपर में आपको ए दे दिया जाएगा, वैन डर वाल कांस्टेंट। जिसका ए ज्यादा है, फार्मूला बता रहा है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफाइंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी, है ना, आप जानते हो उसका x/m ज्यादा होगा। तो ऐसे आपको टोटल 5 फैक्टर बताए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको स्टिल करके पढ़िए, इसमें से बहुत क्वेश्चन पेपर में बन गए हैं आज तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। फिर आपको वीडियो नंबर 4 इसके बाद भेजेंगे, जिसके अंदर आपको इस चैप्टर में आगे जो कोलाइडल स्टेट है वो वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे।